प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे संस्कृत क्लासेस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 तृतीय भाषा स्पंदना का तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरव। सबसे पहले आप अपने बुक का स्वराष्ट्र गौरव पाठ निकालिए। हाँ, तृतीय पाठ। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना दी गई है, इसको आप पढ़ेंगे। मैं पढ़ के आपको ऊपर जो प्रस्तावना दी गई है उसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ। अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदेष्पि आराष्ट्रे राजन्य, वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्य अर्थात राष्ट्र में क्षत्रिय रहते हैं ऐसे कहा गया है। वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम राष्ट्र में जागृत रहें ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। अहम राष्ट्री संगमणि वसुनाम, मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन पदार्थी हूँ ऐसा इसमें ऋग्वेद में कहा गया है। इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन इत स्पष्टमति, इन बहुत सारे मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग को स्पष्ट किया गया है या इनसे राष्ट्र शब्द का प्रयोग स्पष्ट होता है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमाचागता इति ये मन्यन्ते ते तु वस्तुतः भ्रांतास सन्ति। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है ऐसा जो मानते हैं वो वास्तव में भ्रांति पाले हुए हैं। मतलब उनके मन में कोई भ्रांति है कि हमारी जो पूरी सभ्यता है, राष्ट्र संबंधी जो अवधारणा है वो पश्चिम से आई है ऐसा अगर वो मानते हैं तो ये उनकी भ्रांति है। अस्माकं इदं भारतवर्षमेकं चिरपुरातनं सनातनं च राष्ट्रं वर्तते। हमारा यह भारतवर्ष बहुत ही चिरकाल से पुराना और सनातन राष्ट्र रहा है। किंत्वत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्त्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम्। किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रमिति यदुच्यते तदत्रेकं चेतनं सांस्कृतिकं घटं मतम्। राष्ट्र जो कहलाता है वहाँ वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदं राष्ट्रदेव मन्यामेह, हम इसे राष्ट्रदेव भी मानते हैं। एतद् वे भारतस्माकं द्रष्टो न कश्चिद् मृत्पिण्डो वा भूखण्डो वा विद्यते अपितु मातृभूमिरस्ति तथा किलोक्त मत अर्थ वेदे माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम। इसमें कहा गया है कि यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड या भूखंड मात्र नहीं है अपितु ये मातृ भूमि है। ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम, कि माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदेपि कथितम् अस्ति पृथ्वी माता द्योमर्ति पिता। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है और द्युलोक यानी आकाश मेरे पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देवभूमिश्च इत्यमेवं विविधे रूपे रूपास्ति भुवन मनमोहिनी इयमस्माकं भारतमाता। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि और देवभूमि, इस प्रकार विविध रूपों वाली है, संसार के मन को मोहने वाली ये हमारी भारत माता है। देखो, भुवन मन मोहनी यानी संसार के मन को मोहने वाली ये हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्रीयता संबंधिनी, राष्ट्र गौरव संबंधिनी, राष्ट्रभक्ति संबंधिनी केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं। निकालिए आप श्लोक।
पहला श्लोक, श्लोकों को देखने से पहले आप पाठ के नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। बिना शब्दार्थ के आपको पाठ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण में से लिया गया है। ये जो श्लोक है ये विष्णु पुराण में से लिया गया है। सबसे पहले इसकी हम हिंदी अनुवाद भी करेंगे और इसकी हिंदी में व्याख्या भी करेंगे। तो सिंपल हिंदी अनुवाद तो ये है इसका कि उत्तरम यस्य समुद्रम, कि जिसके उत्तर में समुद्र हो, जिसके उत्तर में समुद्र हो, और हिमालय से जो भूखंड समुद्र के उत्तर में हो और हिमालय से दक्षिण की ओर हो, जहां भारतीय संतति रहती हो, वह भारत नाम का एक देश है। इतना सा हिंदी अनुवाद है कि जो भूखंड यानी जो भूभाग समुद्र के उत्तर में हो और हिमालय से दक्षिण की ओर हो, जहाँ भारतीय संतति अर्थात संतान रहती है, वह भारत नाम का एक देश है। ये इसका सिंपल सा हिंदी अनुवाद है। लेकिन अगर इसकी अपन हिंदी व्याख्या करेंगे तो इसमें सब कुछ अपन को लिखना पड़ेगा। हिंदी व्याख्या कैसे करेंगे? ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना पाठ्य पुस्तक के स्वराष्ट्र गौरव पाठ से लिया गया है। मूलतः ये श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। इस श्लोक में कवि भारत की भौतिक स्थिति का परिचय दे रहा है। भौतिक स्थिति बता रहे हैं भारत देश की कि यह देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है। देखो इसमें लिखा हुआ ना उत्तर यस्य समुद्र से, यानी यह जो देश है भारत देश है वो हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है। और हिमाद्रिश च दक्षिण, और यह देश हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में स्थित है। जहाँ भारतीय प्रजा रहती है वह एक भारत नाम का राष्ट्र है, अर्थात भारत देश की सीमा हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैली हुई है। यही बात इसके अंदर हमें बताई गई है। अगला श्लोक देखिए आप। हिमालयात् समारभ्य यावदि हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचेषति। ये हमारे बृहस्पत्या आगम में से लिया गया है और इसमें भी भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। देखो हिमालय पर्वत से लेकर हिमालयात, यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी का मतलब कारक चिन्ह इसमें में लिया गया है। हिमालय से प्रारंभ होकर के यानी हिमालय से शुरू होकर के हिंद महासागर तक जिसकी सीमा फैली हुई है। हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचसते, देवताओं द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। सिंपल सा है। अब इसका हम हिंदी व्याख्या देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरव में से लिया गया है और इस श्लोक के अंदर भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। ये श्लोक बृहस्पति आगम से लिया गया है। इस श्लोक में कवि ने हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति को भी बताया गया है। तो इसका अनुवाद देखिए आप कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। देवताओं द्वारा रचित हिमालय से हिंद महासागर तक का भूखंड हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। इसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ये श्लोक देखिए बाप। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूये पुरुषा सुरत्वात। ये विष्णु पुराण में से लिया गया है। इसके अंदर भी भारत देश की महिमा बताई गई है। सबसे पहले इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। शब्दार्थ आप नीचे पाठ में दिए गए हैं उनमें से देखेंगे। निसंदेह गायंती देवा किल गीत का, निसंदेह देवता गीत गाते हैं अर्थात इस देश की महिमा का गुणगान करते हैं कि धन्य तो वो मनुष्य है, धन्यासु ते भारत भूमि भागे, कि धन्य तो वो मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार जन्म लेते हैं। उनका ऐसा भाग्य है कि उनका ऐसा देवत्व का गुण है जिसके कारण बार बार इस भारत भूमि पे जन्म लेते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है। अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये है इसकी कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव पाठ से लिया गया है।
यह श्लोक मूलतः विष्णु पुराण से संकलित है, नीचे दिखा हुआ है, देखो इसमें। इस श्लोक में कवि भारत भूमि के महत्व का वर्णन कर रहा है। कैसे करता है कि निश्चित देवगण गायन्ति देवा किल गीत गानी, कि निश्चित देवगण इस भारत देश की महिमा का गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं कि श्रेष्ठ और धन्य और सौभाग्यशाली तो वो व्यक्ति है जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप स्थल भारत देश में बार बार अपने पुण्य के कारण, अपने देवत्व गुणों के कारण इस पे जन्म लेते हैं बार बार, अर्थात भारत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला देश है। और यह यहाँ धन्य सौभाग्यशाली लोग ही जन्म प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको पुण्य भूमि कहा गया है। अगला श्लोक आप निकालिए। अगला ये आ गया, संप्राप्ते भारते जन्म सत्कर्मसु परामुख पीयूष कलशम हित्वा विष भांड उपाश्रित। यह आपके बृहन्नदीय प्रमाण से लिया गया है। इसमें इस श्लोक में सबसे पहले हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। संप्राप्य का अर्थ होता है पाकर, लबद्वा भी जिसे कहते हैं। सत्कर्मशु का अर्थ होता है अच्छे कर्मों के विषय में, परांगमुख यानी प्रतिकूल। पीयूषम कलशम का अर्थ होता है अमृत से भरे हुए घड़ा। हित्वा का मतलब त्यागना। विष भांडम का मतलब जहर का पात्र, विष से भरा हुआ पात्र। और उपाश्रित का मतलब होता है स्वीकार करना। कि भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख होता है, देखिए संप्राप्य यानी प्राप्त करते, प्राप्त करके, भारत यानी भारत में सप्तमी विभक्ति है, जन्म यानी जन्म, कि भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति मनुष्य अच्छे कर्मों से, सत्कर्मसु यानी अच्छे कर्मसु, परांगमुख यानी विमुख रहता है, वो मानो वो व्यक्ति ऐसा होता है जैसे मानो अमृत घड़े को त्याग कर विष को पान करने को स्वीकार करते हैं, कि उनके सामने अमृत का घड़ा रखा हुआ है, फिर भी उस घड़े को त्याग करके वो विष को पान करने के लिए तैयार रहते हैं, विष को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार का इसमें बताया गया है। कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, व्याख्या देखिए आप, हिंदी व्याख्या, कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरव में से लिया गया है। यह श्लोक बृहन्नदीय पुराण से लिया गया है। इस श्लोक में कवि भारत में जन्म लेने वाले को सौभाग्यशाली मानता है और कहता है, क्या कहता है देखिए, कि भारतवर्ष या भारत देश में जो भी मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, मनुष्य अच्छे कर्मों में रत, अगर अच्छे कर्मों में वो रत नहीं रहता है, अर्थात वो अच्छे कर्म नहीं करता है, प्रतिकूल कार्य करता है, बुरे कर्म करता है, तो वो ऐसा ही होता है मानो अमृत के घड़े को त्याग कर जहर के घड़े को स्वीकार कर रहा हो, अर्थात अमूल्य अवसर को भी त्याग जाता है। इस प्रकार का भारतवर्ष में व्यक्ति अगर जन्म लेता और अच्छे कर्म नहीं करता है तो उसके बारे में कहा गया है। अगला देखिए, एतदेश प्रतुसस्य सकाशाद् अग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेन पृथ्व्यां सरु मानवा। यह मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें भी सबसे पहले देखिए आप, एतदेश यानी अस्मिन देश, यानी इस देश में, प्रसुतस्य यानी जन्मे लिए, स्वस्वं चरित्रम, स्वं स्वं चरित्रम का मतलब अपने अपने चरित्र, गुण, व्यवहार आदि, और अग्र जन्मना का मतलब होता है श्रेष्ठ लोगों के बारे में बताया गया है, आगे जन्म लेने वाले व्यक्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं कि इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से, एतदेश यानी इस देश में, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी कि इस देश में जो महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन महापुरुषों की जीवनी से, उनके सदकर्मों से सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र के अच्छे गुण की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो वही श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव से लिया गया है। ये श्लोक मूलतः मनुस्मृति नीति से ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में नीतिकार भारत की महिमा का, मनीषा का वर्णन कर रहे हैं, यानी यहाँ जो मनीषी पुरुष यानी जो महापुरुष होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है, व्याख्या देखिए, कि इस देश यानी भारत देश में जन्मे हुए विद्वान तथा श्रेष्ठ जनों के संपर्क से संसार के सभी मानव अपने गुण, व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं।
लोग भारतवर्ष के विद्वानों या श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण और व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, ये आपने कक्षा 6-7 में भी पढ़ा होगा। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोजते जननी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरीयसी। बहुत सरल और साधारण है। अपनी जन्म जननी, जननी का मतलब होता है माता, जन्मभूमि का मतलब होता है मातृभूमि, यानी माता और मातृभूमि की महिमा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सबसे पहले हिंदी अनुवाद देखते हैं। इसके अंदर लक्ष्मण को कहा गया है कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोजते। हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई होते हुए भी ये लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर महान होती है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि लक्ष्मण को राम जी कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, ये भले ही लंका सोने की है, मैंने इसको जीत लिया है, लेकिन ये कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे अपनी माता, उनकी माता कौशल्या थी और उनकी मातृभूमि उनकी अयोध्या थी, कि मुझे अपनी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर महान लगती है। इस प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है कि ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम से लिया गया है। ये श्लोक मूलतः आदि कवि नहीं सॉरी रामायण से, ये श्लोक रामायण से लिया गया है और इसके अंदर माता और मातृभूमि के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। अब इसमें हम इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या, श्री राम लंका की रमणीयता को देख करके अपने छोटे अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह लंका सोने से बनी हुई है, तो भी ये मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही है, अर्थात मुझे बिल्कुल भी इसके अंदर रुचि नहीं है, क्योंकि संसार में जन्म देने वाली माता और जहाँ जन्म लिया है वह जन्मभूमि या मातृभूमि हमेशा स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यहाँ जन्मे लोगों का पालन पोषण और रक्षा करती है, माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, रक्षा करती है, और मातृभूमि भी उनको हमेशा रक्षा करती है, प्रगति के पथ पर ले जाती है। इसलिए ये दोनों ही मेरे लिए हमेशा सम्मानीय है। अगला देखिए, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणी यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकटम स्थितम। ये अमृत भागवताचार्य द्वारा लिया गया है। सबसे पहले इसका आप शब्दार्थ नीचे देखेंगे, हिंदी अनुवाद देखते हैं कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, और जिसके बिना समीप में स्थित रहते हुए भी राष्ट्र को लोग देख नहीं सकते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग देख नहीं सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसंग, सबसे पहले ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव पाठ से लिया गया है। मूलतः ये श्लोक श्रीमद मृत वाग्वाचार्य महोदय द्वारा रचित राष्ट्र वेद से संकलित है। इस श्लोक में कवि राष्ट्र दृष्टि के महत्व को प्रतिपादित करता है। कैसे प्रतिपादित करते हैं, देखिए आप, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो, इसमें कवि कह रहा है कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्रीय भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्यामो यानी प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण व्यक्ति अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता है। राष्ट्र तो देशभक्ति भाव के कारण समीप आता है, यानी अगर इसका अभाव होता है, राष्ट्रीय दृष्टि का अगर व्यक्ति के पास अभाव है, तो वो कभी भी राष्ट्र को पास से देख नहीं पाएगा। इसको देखने के लिए उसके पास राष्ट्र दृष्टि होना जरूरी है, राष्ट्रीयता के भाव होना जरूरी है। राष्ट्र तो केवल देशभक्ति का भाव अगर मन में होगा तो ही वो राष्ट्र के अधिक समीप आ पाएगा। अगला देखिए, समान संस्कृतम मिताम यावती पितृ पुण्य भू तावती भूमा उत्ते राष्ट्र में कम निगते। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं हम। सबसे पहले शब्दार्थ आप देखिए, हिंदी अनुवाद देखते हैं अपन। समान संस्कृति वाले लोगों की जहां तक पिता पितामह आदि की पावन भूमि है, देखो पितृ और पुण्य भूमि, यानी पिता और पितामह की जहां तक पावन भूमि है, उस सबको ढूंढकर अर्थात उसका समग्र रूप, सारा रूप उसका राष्ट्र कहलाता है। पिता और पितामह की भूमि जहां तक फैली हुई है, उनका विस्तृत रूप ही राष्ट्र कहलाता है।
तो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से लिया गया है, स्वराष्ट्र गौरव पाठ से लिया गया है। यह यह राष्ट्रवेद से संकलित है और इस श्लोक में राष्ट्र पद की परिभाषा बताई गई है। कैसे बताई गई, देखो कि समान संस्कृति से युक्त लोगों की जहां तक पावन पितृभूमि है, तब तक भूमि का वह स्थान एक राष्ट्र कहलाता है। एक ही विचारधारा के लोग जिस भूमि भाग पर निवास करते हैं वह एक राष्ट्र हो जाता है। एक विचारधारा वाले व्यक्ति जहां निवास करते हैं उसको राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। अगली देखो, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्हति। इसका अर्थ है, सबसे पहले हिंदी अनुवाद देखते हैं। देखो, पितृभूत्वम यानी पिता की भूमि का भाव, मातृभूत्वम यानी मातृभूमि होने का भाव, स्वत्वम यानी स्वामी होने का अधिकार, और पुण्यभूत्वम का अर्थ होता है पवित्र भूमि का भाव। न किलाहृति का अर्थ होता है वास्तव में योग्य नहीं है। कि जिस व्यक्ति की न पितृभूमि होती है और जिसकी मातृभूमि का भाव भी जिसके अंदर नहीं होता है, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। कि जिसमें ना मातृभूमि के भाव होते हैं ना पितृभूमि के भाव होते हैं, उसका उस भूमि के ऊपर स्वामित्व यानी उसका अधिकार होते हुए भी उसका उसके ऊपर अधिकार संभव नहीं है। तो इसका सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे। प्रसंग, ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरव पाठ से संकलित है। इस श्लोक में कवि कहता है कि जिस मनुष्य का पितृभूमि मातृभूमि का भाव नहीं होता है उसका स्वामित्व भी नहीं होता, उस भूमि के ऊपर उसका स्वामित्व भी नहीं होता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। आपको व्याख्या आनी चाहिए। आपको हिंदी अनुवाद भले अच्छे से आए या नहीं आए, लेकिन आपको व्याख्या अगर अच्छे से आती है तो आप उस श्लोक को अच्छे से लिख पाएंगे। पिता की भूमि का भाव और माता की भूमि का पावन भाव जिस व्यक्ति के हृदय में न हो तो उसका राष्ट्र में अपनापन या स्वामित्व नहीं होता है। राष्ट्र में तो अधिकार उसी का होता है जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति मातृ पितृभाव विद्यमान होता है। वही देशभक्त राष्ट्रवादी मनुष्य राष्ट्र के स्वामित्व को प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर मातृभूमि और पितृभूमि के प्रति अपनापन होता है वही व्यक्ति देशभक्ति की भावना रख सकता है। राष्ट्रवादी मनुष्य वही कहलाता है और उसी का राष्ट्र के ऊपर अपना स्वामित्व होता है। अगला देखिए, राष्ट्र सस्यो उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंबे ही भवत स सर्वदा तस्माची क्षणीयास्तु राष्ट्रीय। इसमें भी राष्ट्र के प्रति बताया गया है कि राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति हो सकती है। इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो शिक्षा तस्माची क्षणीयास्तु राष्ट्रीय, कि उनको हमेशा शिक्षित किया जाना, राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्वराष्ट्र गौरव से लिया गया है। इस श्लोक में राष्ट्रवेद से संकलित किया गया है। इस श्लोक में कवि ने राष्ट्र की उन्नति और अवनति का कारण शिक्षा को बताया है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्र में निवास करने वालों का आश्रय लेकर ही राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति संभव होती है। अतः राष्ट्र के निवासी सदैव शिक्षित होना चाहिए और अशिक्षित राष्ट्र के निवासी राष्ट्र की उन्नति में सहयोग नहीं कर सकते हैं। अतः शिक्षित राष्ट्र ही एक सबल राष्ट्र होता है। इसलिए राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों का शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है। अगला देखिए, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्र चर्चा प्रवर्तते, चाणक्य। इसमें सबसे पहले देखिए, इसका हिंदी अनुवाद है कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ते, कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो विद्याएं होती है। शस्त्र यानी हथियार और शास्त्र यानी जो अपने वेद्य हैं या शास्त्र, कोई सी भी पाठ्य पुस्तक या जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो पुस्तकें।
कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो विद्याएं होती है। शस्त्र यानी हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर और शास्त्र चर्चा होने पर, चर्चा होना, शास्त्र के द्वारा चर्चा किया जाना होता है। अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है। यानी इसमें ये बताया गया है, सबसे पहले देखिए आप, ये श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, स्पंदना से, स्वराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। और इसमें नीतिकार कहता है कि शस्त्र से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रीय चर्चाएं संभव हो सकती है। यानी जिस राष्ट्र को सुरक्षित महसूस होता है उसी में शास्त्र की चर्चाएं संभव हो सकती है, और जो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है उसमें कभी भी शास्त्र की चर्चाएं नहीं हो सकती है। तो इसमें बताया गया है कि व्याख्या देखिए कि ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं होती है। एक तो शस्त्र विद्या होती है और दूसरी शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या मानव और देश की रक्षा करने में समर्थ होती है, यानी शस्त्रों के द्वारा हम मानव की और देश की रक्षा कर सकते हैं। और राष्ट्र की अस्मिता यानी राष्ट्र की इज्जत शस्त्र से ही सुरक्षित होती है। और जो राष्ट्र शस्त्र बल से शत्रु के भय से सुरक्षित है वहां पर शास्त्र विद्या पढ़ी जा सकती है, पढ़ाई जा सकती है। यानी जो राष्ट्र सुरक्षित है वहीं पे अच्छी तरह से शास्त्रों से विद्या पढ़ाई जा सकती है। उस शस्त्र बल से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों, विद्याओं और विज्ञान आदि का विचार विमर्श होता है, वही शास्त्र चर्चा होती है। अतः राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों ही सुरक्षित राष्ट्र में ही संभव है। अब अपन देखते हैं, इसका नीचे अन्वय दिया गया है। अन्वय का मतलब होता है बिल्कुल सरल संस्कृत। जो ऊपर अपन ने श्लोक पढ़ा है उसको आप सबसे पहले हिंदी अनुवाद करेंगे, और हिंदी अनुवाद बिल्कुल छोटे छोटे वाक्यों में करेंगे, और उन छोटे छोटे वाक्यों को आप संस्कृत में अनुवाद कर दो। और संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों का अनुवाद होना ही संस्कृत व्याख्या कहलाता है। तो अन्वय अगर आपको आ जाएगा तो अन्वय के माध्यम से भी आप इसका ये जो ऊपर श्लोक दिए गए हैं इनका आपको पूछा जाता है। या तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कि दिए गए श्लोक की संस्कृत व्याख्या कीजिए, तो उसमें आपको संस्कृत व्याख्या करनी पड़ती है। या कहा जाता है कि दिए गए श्लोक की हिंदी व्याख्या कीजिए या हिंदी अनुवाद कीजिए। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। अन्वय देख लीजिए, अन्वय इसमें संस्कृत से संस्कृत भाषा में अन्वय दिया गया है। आगे निकालिए आप, ये सब अन्वय है। इसके अन्वय को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ आप अच्छे से पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थ को याद करने का अच्छे से प्रयास करेंगे। जब तक आपको संस्कृत में शब्दों का अर्थ नहीं आएगा तब तक आप किसी भी सरल से सरल संस्कृत का भी हिंदी अनुवाद नहीं कर पाएंगे। संधि विच्छेद दे रखे हैं, संधि विच्छेद का पूरा टॉपिक अलग ही है जो हम आपको अगली बार पढ़ाएंगे। अब नीचे आप इसके प्रश्न उत्तर पे आ जाइए। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, भारत वर्षज से उत्तर शाम दिशि वर्तते। अब आ ही जाएगा आपको भारत देश की उत्तर दिशा में कौन है, तो आपको आ जाएगा कि इसके भारत देश की उत्तर दिशा में कौन है, हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत है। फिर है गायंती देवा किल गीत कहानी, ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका आपने पढ़ा है अभी श्लोकों में कि ये वाला श्लोक कहाँ से लिया गया था, ये वाला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया था। इसमें आ जाएगा अपनी स्वर्ण में लंका इत्यादो कह कम प्रति ब्रूते, ये किसने किसको कहा, तो ये आ जाएगा अपने कि यह राम ने लक्ष्मण को कहा, तो रामाय लक्षणम प्रति, ये वाला इसका आ जाएगा। फिर ये देखो, समान संस्कृति मताम जनानाम पितृ पुण्य भूमे किम निगद्यते, इसका अर्थ हो जाएगा कि ये इसके अंदर कौन सी भावना प्रकट की गई है इस वाले श्लोक के अंदर, तो इस वाले श्लोक में अपने क्या कहा गया है, एकम राष्ट्रम की भावना इसमें प्रकट की गई। राष्ट्र से उत्थान पतनयो अवलंबे का वर्तते, राष्ट्र का उत्थान और पतन किसके ऊपर निर्भर करता है, तो इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय। ठीक है, अगला देखिए आप, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जब प्रश्नों के उत्तर देना आपको आना ही चाहिए। पहला प्रश्न है, भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म पराङ्मुख भवन्ति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्नुम् इच्छति। इसमें है कि
भारत में जन्म लेकर के भी मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहता है। वह क्या त्याग कर सकता है और क्या प्राप्त करना चाहता है। तो इसका देखिए संस्कृत में कि भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जनः सत्कर्म पराङ्मुखः भवति स पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम् इच्छति। यानी मैंने बताया था कि अमृत घड़े को त्याग करके विष के घड़े को प्राप्त करना चाहता है। विद्याया प्रकार द्वयम किमस्ति, विद्या के दो प्रकार कौन कौन से हैं? विद्या प्रकार द्वयम अस्ति शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च। पृथ्व्यां सर्वमानवा स्वसम चरित्रम कस्य सकाशत् शिक्षेण। इसमें पृथ्व्यां सर्वमानवा स्वसम चरित्रेण एतदृश प्रस्तुतस्य साकाश शिक्षरेण। यानी पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा इस देश में जन्मे लोगों से ही लेते हैं। अगला देखिए स्वर्गादपि का गरीयसी। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कया विना स्वनिकटस्थमपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। यानी किसके बिना अपने समीपस्थ राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते हैं। यानी राष्ट्र दृष्टिया, किसके बिना? राष्ट्र दृष्टिया, राष्ट्र की दृष्टि के बिना। तो राष्ट्र दृष्टिया विना स्वनिकटस्थ अपि राष्ट्रम जना न पश्यन्ति। राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। यानी राष्ट्र पर किसका स्वामित्व नहीं हो सकता है? तो पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयम् यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। और शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते? यानी शास्त्र चर्चा कब प्रवृत्त होती है? यदा राष्ट्रम शस्त्रेण सुरक्षितम भवति तदा राष्ट्र चर्चा प्रवर्तते। अगला देखिए, आपको मिलाना है खंड ए को खंड ब से मिलाना है। सबसे पहले देखिए आप क्या क्या दे रखा है। भारतम दे रखा है, राष्ट्रीय, राष्ट्रम, हिमाद्री। अगला, मेरे इसके पूरे नहीं आ रहे हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख ले कैसे मिलाएंगे इसको। भारतम को मिलाएंगे भारतीय से, राष्ट्रम को राष्ट्रीय से, विद्या का शस्त्रम शास्त्रम च से, हिमालय का हिमाद्री, ये इनका अर्थ दे रखा है ना। यावती का तावती और यस्य का तस्य। अगला देखिए, अधस्तनाय पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखंतु। विलोम पद लिखना है आपको। उत्तरम का विलोम शब्द हो जाएगा दक्षिणम, लघियसी का गरीयसी, अप्राप्य का संप्राप्य, उत्थानम का पतनम, मरणम का जन्म, और अनवलंबे का होता है आपके लबद्वा, और अनावृत्य का हो जाएगा अवृत्य। अगला देखिए, इसमें क्या है? अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदम आदरते प्रश्न निर्माणम कुर्वन्ति। यानी जो मोटे शब्द लिखे गए हैं आपकी किताब में, नीचे लाइनें खींची होगी तो देख लिए। हिमालय के नीचे हिमालयाद, यानी हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक, तो हिमालय से। तो यहाँ इस हिमालयाद को हटा के आपको प्रश्न बनाना कस्मात। यानी हिमालय से हिंद महासागर तक, किससे लेकर हिंद महासागर तक, किससे को क्या करेंगे? कस्मात। ऐसे धन्यास्तु ते संति, ते के नीचे आपके अंडरलाइन होगी, तो ते को अपन हटाएंगे तो ते अपना सर्वनाम है, इसको हटा के अपन करेंगे के। यानी धन्य कौन है ना? तो मतलब वे तो धन्य है। प्रश्न में तो ये लिखा है वे तो धन्य, उत्तर क्या लिखेंगे? धन्य कौन है। फिर मैं न रोचते, मैं को हटा के कस्मै न रोचते। फिर है शस्त्रेण के नीचे भी है और शास्त्रचर्या के नीचे भी है, तो इसमें शस्त्रेण को हटा के तृतीय व्यक्ति का शब्द लिखेंगे केन, और शास्त्र चर्चा को हटा के लिखेंगे का। फिर है जन्मभूमि, जन्मभूमि को हटा के लिखेंगे का स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर क्या है। नीचे देखिए निबंधात्मक प्रश्न है जो आपके आते नहीं है। आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर आता है उसमें निबंधात्मक प्रश्न नहीं आते। नीचे आपको क्या करना है, देखो नीचे आपको करना है अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामोल्लेख करनी है। यानी संधि विच्छेद भी करनी है और संधि का नाम भी लिखना है। चेव, चेव का संधि विच्छेद आप करेंगे च प्लस एव, और संधि का नाम हो जाएगा वृद्धि संधि। धन्यास्तु, धन्या विसर्ग लगाएंगे, धन्या प्लस तू यानी विसर्ग संधि। फिर नीचे देखिए आप, मेरे नीचे है, आप अपनी बुक में साथ में देखेंगे। बहुधस्स सर्वदा, इसका हो जाएगा आपके बहुत प्लस सर्वदा, विसर्ग संधि है। जन्मभूमि प्लस च, ये भी विसर्ग संधि है। फिर है भारतम नाम है, भारतम प्लस नाम। नीचे देखिए पदम और प्रत्यय, यानी इसमें से आपको
इसने देखो अलग कर रखा है ये इसने पद अलग कर रखा है, पद अपने आप पद अलग कर दिया इसमें से। और आपको प्रत्यय निकालना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय छिपा हुआ है। पितृभूत्वम, इसमें दिख ही रहा है, देखो तुम लिखा हुआ है पीछे, तो अपन पितृभू प्लस त्व प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, त्व प्रत्यय। ऐसे नीचे भी यही है, पुण्य भू प्लस स्व, स्व प्लस स्व, शिक्ष प्लस अनीय, इसमें अनीय प्रत्यय है। ये देखो स्त्रीलिंग वाला है, इसमें अनीय प्रत्यय है। तो शिक्ष प्लस अनीय, आ प्लस व्रत प्लस लिय प्रत्यय, इसमें आ आगे, इसमें देखिए आप आवृत्ति में आ, इसमें आगे उपसर्ग है, बीच में धातु है, पीछे प्रत्यय है। आ प्लस व्रत प्लस लिय, फिर है भू प्लस तुमुन, भू प्लस तुमुन, इसमें भवितुम में भू प्लस तुमुन। फिर अवलंबे में देखिए आप औ प्लस लम प्लस लेप, इसमें भी औ तो आगे उपसर्ग, वो उपसर्ग है, फिर धातु है, फिर इसका प्रत्यय है, लिखा हुआ देखो औ प्लस लम। त्वा में देखो हाथों प्लस हाथों धातु है इसमें, फिर त्वा इसमें प्रत्यय है। ऐसे इसमें गरीयसी में देखिए आप गुरु प्लस ये सुन प्लस, इसमें वापस कर रखा है गरीयसा प्लस, इसमें ई बड़ी की मात्रा वाला, इसमें स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय। ऐसे इसमें देखिए संस्कृति प्लस मतु, नीचे देखिए आप अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम समास विग्रह करनी है, यानी पद एक साथ एक रखा है, आपको विग्रह करना है। हिमाद्री का करेंगे हिमत से अद्री, हिमत से अद्री। ऐसे देव निर्मितम का करेंगे देवे निर्मितम, देवे निर्मितम। विषभाण्डम विषस्य भाण्डम, उत्थान पत्ने उत्थानम च पतनम च, शास्त्र चर्चा शास्त्राणाम चर्चा। अगला देखिए अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशम करणी। आपको इसका शब्द भी ढूंढना है, विभक्ति भी ढूंढनी है, वचन भी ढूंढना है। सबसे पहले समुद्र से, समुद्र से का करेंगे आप शब्द होगा समुद्र षष्ठी विभक्ति एक वचन। हिमाद्री में देखो हिमाद्री षष्ठी विभक्ति एक वचन। हिमालयात हिमालय पंचमी विभक्ति एक वचन। देशम का देश देश द्वितीया एक वचन। पुरुषा पुरुष प्रथमा बहुवचन। प्रसूत से प्रसूत षष्ठी एक वचन। सकाशात इसमें सकाश प्लस पंचमी प्लस एक वचन। दृष्टिम, दृष्टिम का हो जाएगा दृष्टि द्वितीया एक वचन। नीचे और देखिए हाँ यया, यद स्त्रीलिंग है प्लस तृतीया एक वचन। यस्य यद पुल्लिंग है षष्ठी एक वचन। तस्से तद पुल्लिंग है षष्ठी एक वचन। राष्ट्रे राष्ट्र प्लस सप्तमी प्लस एक वचन। राष्ट्रीयान इसका हो जाएगा राष्ट्रीय प्लस द्वितीय प्लस बहुवचन। अगला देखिए विद्या में विद्या प्रथमा द्विवचन। शस्त्रेण में देखिए शस्त्र तृतीया एक वचन। नीचे वापस देखो आप धातु लकार पुरुष और वचन, ये लिखना है आपको गायन। सबको आता है आपको कि गायत्री में धातु गे होती है, गे लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भवंती में देखो भू लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। रोचते रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पश्यंती, पश्यंती में देखिए दृश धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विद्यते विद्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अहर्ति अहम अहम धातु अरहम है ना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भगवत का देखो भू भू लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, बहुत है इसलिए है ना। प्रवर्तते में करो प्र प्लस व्रत, ये तो इसकी धातु होगी, प्र इसमें आगे उपसर्ग लगा हुआ है। लट लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला देखिए अधोलिखितेषु पदेषु यथा निर्देशम रूप परिवर्तन कृत्वा लिखन्तु। देखो समुद्र से शब्द दिया गया है, इसको सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बनाना है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। इसमें कैसे बनाएंगे अपन, समुद्रेशु जैसे रामेशु होता है ना, रामे रामियो रामेशु, तो बहुवचन बनाना है, तो ये भी हो जाएगा रामेशु। अगला देखिए हाँ सप्तमी बहुवचन बनाना है, इसलिए रामे रामियो रामेशु, तो कैसे हो जाएगा समुद्रे समुद्रयो समुद्रेशु। गायंती में वैसे देखो आप, गायंती शब्द का आपको लोट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन बनाता है, वो लोट लकार आपको पता है कैसे बनता है, पटतु पट्टाम पठंतु वाला। अब अगर आपको आता होगा तो आप बना लोगे। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलना है तो इसका आ जाएगा गायंतु। ऐसे राष्ट्रम को आपको चेंज करना है षष्ठी भक्ति बहुवचन में, राष्ट्रानाम जैसे जैसे इसमें होता है रामस्य रामियो रामाणा। फिर भारते इसका षष्ठी भक्ति एक वचन बनाना है भारतस्य। रोचते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बनाना है रोचनते। और भवंती का आपको लिट लकार उत्तर पुरुष एक वचन बनाना है भविष्य में। नीचे देखिए आप
निम्नो कथेषु एक अकेकम पद्माश्रित्य वाक्य निर्माण कुर्वन्तु। अब ये आप पाठ में से छोटी छोटी संस्कृत में से ये शब्द बीच में आ जाने चाहिए। इस प्रकार का आपको स्वरचित वाक्य संस्कृत भाषा में निर्माण करना है। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे देखो यत्र का क्या बना सकते हो, यत्र का मतलब होता है यहाँ, है ना, यत्र ऐसा पढ़ती, तत्रैव अहम पठामि, यहाँ वो पढ़ता है, यहाँ मैं भी पढ़ता हूँ। गायंती का कुछ भी कर सकते हो, ता गीतम गायंती, चरित्रम तस्य चरित्रम उज्ज्वलमस्ति, विना न सुखम धनम विना रोचते, मह्यम दुग्धम न रोचते, ऐसे। संप्राप्य का बनाओ, जैसे जना धनम संप्राप्य प्रसन्ना भवन्ति, यावती यावती पितृभूमि है तावता राष्ट्रम। चलिए अगला लास्ट लास्ट प्रश्न, उदाहरण है वाक्यम मनुस्कृत्य वाच्य परिवर्तन कुर्वन्ति। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। इसमें आपको जिस प्रकार आप हिंदी में बनाते हैं, मैं दूध पीता हूँ या दूध मेरे द्वारा पिया जाता है, इस प्रकार आपको इसमें भी बदलना है कर्म वाच्य को कर्ती वाच्य में। यानी कर्म वाच्य दिया गया है, जिससे कर्म से वाक्य शुरू हुआ है, आपको उसको कर्ता में बदलना है। जैसे देखो सबसे पहले इसने दे रखा है सज्जने धेनु रक्षते, सज्जन के द्वारा धेनुओं की रक्षा की जाती है, या सज्जन धेनु की रक्षा करता है। आगे कर्ती में चेंज कर रखा है इसने, यानी कर्ता में चेंज कर रखा है, कर्म वाच्य को कर्ता वाच्य में चेंज कर रखा है। तो आप भी करिए। देखो देवे भारत से, इसमें बहुत सरल है, इसमें जो कर्ता होता है वो तृतीय विभक्ति में चेंज हो जाता है, और जो अपना बीच का कर्म होता है वो प्रथम विभक्ति में चेंज हो जाता है। सिंपल सा है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका मैं आपको बाद में एक वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगी। देवे भारतस्य गीतानि गीयन्ते, इसमें आ जाएगा देवा भारतस्य गीतानि गायन्ते। अस्माभि देश है प्रणमते, इसमें भी तृतीया है, प्रथम में बदलना है अस्माभि को, तो वयम देशम प्रणमामः। पुण्यात्मना भारते जन्म लभते, पुण्यात्मा भारते जन्म लभते। राष्ट्रभक्ते राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा, राष्ट्रभक्त राष्ट्रभक्त राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा। मया माता वद्यन्ते वंदते, सॉरी वंदते, अहम मात्र वंदे। धन्यवाद। मैं पाठ के प्रश्नोत्तर का लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।